हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने अपना हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास जो चल रहा था उसको पढ़ा था और आज की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसके बाद हमें पढ़ना है हिंदी सिनेमा का स्वर्ण काल 60 का दशक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्वर्ण काल क्या था या फिर क्या है जो आज के टाइम पे भी जाना जाता है। भारतीय सिनेमा जगत में 1951 से 60 का दशक स्वर्णिम युग या स्वर्ण काल या स्वर्णिम काल कहा के रूप में याद किया जाता है। इस दौर में जहां मुगले आजम, मदर इंडिया, प्यासा, कागज़ के फूल, 2 बीघा ज़मीन, आवारा और 2 आंखें 12 हाथ जैसी कलजई फिल्मों का निर्माण हुआ था। इस टाइप की मूवीज़ बनी थी जिनको आज के दौर में भी याद रखा जाता है, जिनको आज के दौर में देखा जाता है, उनके गानों को प्रायोरिटी दी जाती है, सुना जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप की ये मूवीज़ थी। तो इसलिए सिनेमा के जो 60 का दशक था उसको स्वर्णिम युग के नाम से, स्वर्णिम काल के नाम से जाना गया। और इस काल का जो ये है कि इस समय में एक तरफ गंभीर फिल्में बन रही थी तो दूसरी तरफ लोकप्रिय और मनोरंजक वाली फिल्में बन रही थी और दोनों ही फिल्में अपने अपने तरीके से सामाजिक यथार्थ को व्यक्त कर रही थी। मतलब कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा डीप फिल्में भी बन रही थी, बहुत एक गहराई वाली कि बिल्कुल रुला दे इंसान को, एक तरफ मनोरंजक वाली रोमांटिक है, कॉमेडी, बहुत तरीके की मूवीज़ भी बन रही थी। ठीक है, तो इस समय की फिल्मों में लोक जीवन को अपने अंदर तक महसूस किया गया था। जो हिंदी फिल्मों के निर्देशकों ने अपनी फिल्मों में अपनी ज़मीन को छोड़ा और उनकी फिल्मों में बराबर नज़र आता रहा। कैसे? क्योंकि इसका कारण था कि वो लोग ज़्यादातर गांव से आए हुए थे। अब बहुत सारे आप भी स्टूडेंट्स हो जो आउट ऑफ दिल्ली रहते हो और अपनी जगह छोड़कर दिल्ली में रह रहे हो पढ़ने के लिए। तो आप लोग अपनी जगह की कीमत बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि आपका बचपन वहाँ गुजरा है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ उन निर्देशकों का, उन जो हमारे राइटर प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब का ज़्यादातर रहने वाले वो गांव के थे और वो अपनी ज़मीन छोड़ कर आए थे यहाँ पर फिल्में बनाने के लिए। तो आए थे तो स्वाभाविक है कि वो फिल्मों में अपने समाज का चित्रण भी करेंगे। बैजू बावरा, परिणीता, नया दौर, गंगा जमुना, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, ठीक है, ये इस टाइप की जो ये तीसरी कसम, सारा आकाश, हीर रांझा, इस टाइप की जो ये फिल्में हैं, इन सब फिल्मों में गाँव का जो सोशल माहौल है, सोशल प्रॉब्लम्स है ना, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको दिखाया गया। 60 के बाद की फिल्मों में हर 3-4 फिल्मों के बाद एक ऐसी फिल्म ज़रूर आती थी जिसमें गांव की ज़िंदगी को, गांव के जीवन का चित्रण किया जाता था। ठीक है, तो इसके साथ साथ जी बात अब ये रही कि हमारा हिंदी सिनेमा का जो 60 का दशक है इसके अंदर और भी तरीके की मूवीज़ आई, जिसके अंदर हर तरीके की मूवीज़ की, मतलब एक ही मूवी के अंदर बहुत सारे कलाएं देखने को मिली। एक ही मूवी में रोमांस भी देखने को मिला, एक्शन भी देखने को मिला, ड्रामा भी देखने को मिला, इमोशनल भी हुए। लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी जो बिल्कुल पर्टिकुलर इमोशनली ही बनाई गई, कुछ मनोरंजन के लिए बनाई गई। तो इस टाइप की मूवीज़ यहाँ पर आनी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। एक स्पेशली तौर पे सत्यजीत रे या फिर हमारे गुलजार जैसे जो महान महान लोग हैं, उन लोगों ने प्रेमचंद की कहानियों पर फिल्में बनानी शुरू कर दी थी। पूस की रात है, कफन है, सद्यती है, ठीक है, इस टाइप की फिल्मों से एक असली चेहरा दिखाना शुरू करा। प्रेमचंद के फटे जूते एक कहानी है उनकी, प्रेमचंद की, उस पर भी एक मूवी बनाई गई। वो कहानी बहुत इमोशनल और बहुत डीप है, जो एक मैसेज देती है। तो उसका एक असली चेहरा दिखाते हुए सत्यजीत रे जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने फिल्में बनाई प्रेमचंद्र को लेकर। तो जी आगे बात ये रही कि हिंदी सिनेमा के दशक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक मूवी रखी जाती है वो रखी जाती है मुगले आज़म। मुगले आज़म को प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे जो हमारे आसिफ जी थे वो जो दिखाना चाहते थे उन्होंने उसको बहुत अच्छे से दिखाया। और वो सिर्फ प्रेम कथा नहीं थी सलीम और अनारकली की, वो एक पॉलिटिकल इशू को भी दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से एक पॉलिटिक्स चल रही थी पूरी फिल्म के अंदर। ठीक है, प्रेम कथा तो एक अलग
सेक्सी थी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। हालांकि ऐसा बोला जाता है, बहुत सारी किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि सलीम और अनारकली की कोई प्रेम कथा थी ही नहीं, ना ही इस अनारकली को दीवार में चुनवाया गया था। तो ये सब कहानियाँ हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब झूठ है। ठीक है, तो अब ये बात हकीकत है कि अगर फिल्म में जो भी चीज़ रियल दिखाई जाती है वो कभी भी रियल नहीं दिखाई जाती। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको रुस्तम मूवी बताऊं, तो रुस्तम मूवी में लास्ट में आप सब जानते हैं क्या होता है। ठीक है, वो अपनी वाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं जाते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली जो लाइफ थी उसके अंदर वो अपनी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करता। वो उसके खिलाफ कोई सबूत ऐसा भी नहीं था कि जो कुछ नहीं, उसके खिलाफ सारे सबूत जा रहे थे और वो पकड़ा भी गया था। इनफैक्ट उसने खुद कबूल भी किया था कि हाँ मैंने गोली चलाई थी और मैंने ही उसको मारा है, और वो जेल में भी रहा था। तो रियल लाइफ को मूवीज़ में ना थोड़ा ट्विस्ट करके दिखाया जाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हों और लोग उससे समझें और 10 लोगों में फैलाएं उस मूवी के बारे में, तो वो लोग देखना पसंद करते हैं फिर। ठीक है, तो इस तरीके से अनारकली और सलीम की प्रेम कथा के अलावा वो जो एक्चुअली में दिखाना चाहते थे आसिफ पॉलिटिक्स को, उन्होंने उसको दिखाया भी। और इसकी मुख्य कथा सलीम और अनारकली की प्रेम कथा को छोड़कर एक जो शतरंज चल रही थी पॉलिटिक्स के नाम पे, वो दिखाने की कोशिश की गई थी। इन चित्रों के हेल्प से वो बादशाह के जुल्मों को भी दिखाना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से बादशाह जुल्म करते थे, सज़ाएं दिया करते थे और लोगों को वो सज़ाएं भुगतनी भी पड़ती थी गलती होने पर। उसके अलावा अकबर किस तरीके से अपनी प्रजा को एक यूनिटी के तौर पे, इक्वालिटी के तौर पे रखते थे कि हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको प्रायोरिटी देते थे, तो वो चीज़ भी दिखाते थे। ठीक है, ऐसा बहुत सारी बुक्स में ये भी है कि अकबर की जो वाइफ थी वो जोधा नहीं थी, उन्होंने किसी जोधा नाम की औरत से शादी की ही नहीं थी, जो फिल्म में दिखाया जाता है। ठीक है, वैसी ही एक और जो फिल्म ऋतिक रोशन की और ऐश्वर्या राय की जोधा अकबर है, उसमें भी यही दिखाया गया कि अकबर ने जोधा से शादी करी थी, तो वो भी एक पॉलिटिकल रीज़न की वजह से करी थी, उनको कोई प्यार नहीं हुआ था, वो तो उनकी प्रेम कथा बाद में चली थी। तो वो चीज़ जो है हमारे डायरेक्टर एक्चुअली में दिखाना चाहते थे कि ये चीज़ हम दिखाना चाहते हैं और आप लोग देखो, और लोगों ने उसको देखा भी। और मुग़ल आज़म जैसी फिल्मों को, और भी मदर इंडिया है, इनको 60 के दशक में बहुत आगे बढ़ाया। अब इसके अलावा 60 का दशक जो था एक बहुत ख़तरनाक दशक था, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की 1965 में और चाइना और इंडिया की 1962 में वॉर हुई थी। और इस वॉर के होने के बाद बहुत ख़तरनाक चीज़ें सामने आई थी। ठीक है, कितनी चीज़ें भारत को फेस करनी पड़ी, सब कुछ हुआ। तो उस चीज़ को देखते हुए फिर इस बीच में क्या हुआ, हमारे एक मनोज कुमार नाम के कलाकार आए सामने और उन्होंने भारत नाम के किरदार से बहुत फिल्मों में भूमिका अदा अपनी करी थी। मतलब उन्होंने भारत नाम के ही किरदार से, एक उनका कैरेक्टर था जिससे उन्होंने एक्चुअली में दिखाया कि हाँ ये सब क्या हो रहा है और लोगों को अवेयर करा कि ये सब क्या होना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए उस टाइम के जो हमारे रिसेंटली प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने मनोज को दिल्ली बुलाया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप देश के किसानों और जवानों को ध्यान में रखकर मूवीज़ को अटेंड कीजिए। ठीक है, तो उसी 24 घंटे के अंदर जब वो मुंबई वापसी जा रहे थे, तो उन्होंने ट्रेन में ही मनोज कुमार ने लाल बहादुर शास्त्री का जो उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, उस नारे को ध्यान में रखकर एक उपकार नाम के फिल्म की कहानी लिख दी थी। और वो 1967 में देशभक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा प्रचलित भी रही थी। ठीक है, जैसे मेरे देश की धरती के अलावा मन्ना डे ने जो गाना गाया, प्राण पर फिल्माया गया था, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या का जिक्र किए बगैर उपकार पर कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती है। ये गाना बहुत फेमस है, अगर आपने नहीं सुना है तो सुनना ज़रूर, आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में बात क्या हो रही है। ठीक है, तो इस फिल्म में जिस तरीके से एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया गया था, यथार्थवादी दृष्टि दी गई थी,
उससे देश के किसानों और जवानों की जो महत्ता है उसको जोड़कर एक साथ दिखाया गया। बताया गया कि एक्चुअली में जवान हम लोगों के लिए क्या करते हैं और किसान क्या करते हैं, जिसको बिल्कुल भी एक वैल्यूएबल कभी कभी नहीं समझा जाता या फिर इन लोगों की बात तक नहीं की जाती है। डॉक्टर की, टीचर की, इंजीनियर की, सबकी बात होती है, लेकिन इन लोगों की ज़्यादातर नहीं होती है। ठीक है जी। इसके अलावा मनोज कुमार ने देशभक्ति के पर्सपेक्टिव को लेकर पूरब और पश्चिम फिल्म को भी बनाया। इसी के साथ रोटी कपड़ा और मकान जैसी भी फिल्में बनाई थी। उसके अलावा संगम है, उसने कहा था, जब जब फूल खिले, गाइड, जंगली, दो बदन, तीसरी कसम, इस टाइप की और भी मूवीज़ थी जो इन्होंने बनाई थी। ठीक है स्टूडेंट। सो फिर हमारा आगे का टाइम आया और 1990 का टाइम हमारा यहाँ पर आ चुका है। 1990 के टाइम पे एक्चुअली में क्या हुआ, बहुत सारी मूवीज़ का निर्माण हुआ जिसमें अभिनेत्रियों और अभिनेताओं ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसी चीज़ें दी, एक ऐसे शिखर पे पहुंचाया जो बहुत एक अलग ही बात थी। नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, सिमता पाटिल, शबाना आज़मी, अमरीश पुरी हैं, मोहन आगाशे, अमोल पालेकर जैसे बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर एक्ट्रेसेस, अभिनेता अभिनेत्रियों ने हिंदी सिनेमा को बहुत तरीके से आगे बढ़ाया। ठीक है। भुवन शोम, मृग्या, एक अधूरी कहानी, घटसात, पार या फिर पार्टी, पोस्टर, ये वो मंजिल तो नहीं, निशांत, सरकार, संस्कार, उसकी रोटी, चश्मे बद्दूर, दामुल, जाने भी दो यारो, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिन्होंने पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दिया। इन सारी मूवीज़ को आप सुनना बैक करके और इन मूवीज़ के नेम ज़रूर लिखना अपने आंसर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट। सो ये वाला जो टॉपिक है आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। अब बात आती है कि हमारा एक तरीके से 21वीं सदी का सिनेमा क्या था या है, 21वीं सदी का सिनेमा क्या है। देखो, आज 21वीं सदी के सिनेमा में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। अश्लीलता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अकॉर्डिंग टू सिनेमा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है आपकी बुक्स में, ये नहीं कि मैं अपने पास से बोल रही हूँ। तो जी, ये सिर्फ ये कि ऐसा ही नहीं है कि अश्लील फिल्में बन रही हैं, बहुत सारी फिल्में अश्लील भी बनती हैं, अच्छी वाली भी बनती हैं, जो आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत ईजिली बैठ के देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रॉपर मैसेज देती हैं, एक बहुत अच्छी बात को समझाती हैं। ठीक है। तो आज हिंदी सिनेमा एड्स के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, बहुत चीज़ों के ज़रिए अपने आप को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। कोई भी मूवी आएगी, कहीं पर भी ऐड आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो इंस्टा हो, कुछ भी हो, सिर्फ व्हाट्सएप को छोड़कर। ठीक है। तो इसमें ये वाली चीज़ बताई जा रही है कि जिस तरीके से हमारा 21वीं सदी में ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ चुका है ना, तो बॉलीवुड हॉलीवुड से मिल चुका है और ये जो अश्लीलता है वो एक बहुत आम हो चुकी है। लोग उस चीज़ को मॉडर्नाइजेशन के तौर पे देखने लगे हैं कि ये अश्लील नहीं है, ये मॉडर्न है, ये मॉडर्नाइजेशन है। इसमें ये है कि पहले अगर फिल्मों में या टीवी में कोई भी दृश्य अश्लील आया करता था तो घर के बड़े जो होते थे उस चीज़ को हटा दिया करते थे या फिर वो खुद उठ के चले जाया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है कि वो चीज़ें अब इतनी ज़्यादा आम हो चुकी हैं ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए कि घर के बड़े भी अब बैठे रहते हैं, क्योंकि बच्चों को उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है। फिल्मों की लोकप्रियता फिल्म की अंतर्वस्तु और कलात्मक अंतर्वस्तु पर नहीं है, बल्कि इसे बाहरी तत्वों पर ज़्यादा निर्भर रहती है, जिसका फिल्म की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होता है। पोस्टर, अब अगर आप किसी भी मूवी का ट्रेलर देखो, ट्रेलर से ही तो मूवी से अट्रैक्ट होते हो ना आप, वो तो बाद में जाके पता चलता है मूवी कितनी अच्छी है क्या है। ट्रेलर ऐसा बनाया जाता है कि लोग उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। लोग किसी भी मूवी के आने पर, स्पेशली बहुत बड़े बड़े एक्टर्स की मूवीज़ पर आने पर बहुत पागल हो जाते हैं कि हमें ये मूवी देखनी है। लेकिन वो किससे, वो ट्रिप ट्रेलर से अट्रैक्ट हुए हैं, ना कि पूरी मूवी को सुनने के बाद अट्रैक्ट हुए हैं। आज की युवा पीढ़ी जितने छोटे कपड़ों में तथा अर्धनग्न दिखती है, वह उसने ही स्वयं को मॉडर्न समझती है और इस समाज में अपने को फिट पाती है। जिन लोगों ने एक नवोदित सिने अभिनेत्रियों को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर इस रूप में जाते देखा कि उसे वक्षों का केवल काला भाग ही कुर्तेनुमा वस्त्र के दोनों पल्लुओं से ढका था, शेष पूरा सामना उखड़ा हुआ था, उन्हें देखकर ये धक्का अवश्य लगा होगा कि भारतीय समाज अश्लीलता की एक कौन सी परिभाषा गढ़ रहा है जिससे वक्ष का केवल अग्रभाग ही ढका होना
होना चाहिए। जब तक वह नहीं उघड़ता तब तक कुछ अश्लील नहीं है। इनकी वेशभूषा तथा अलंकरणों से यही पता चलता है कि बॉलीवुड हॉलीवुड संसार से किसी भी स्तर पर कम नहीं है। ये बात हकीकत है, आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। ये आपको बहुत जगह देखने को भी मिलता है। उसके अलावा 21वीं सदी के सिनेमा में कंटेंट और फार्म दोनों ही स्तर पर बदलाव हुआ है। टेक्निकल स्तर पर हिंदी सिनेमा ऊंचाई के स्तर तक पहुंच गया है। 21वीं सदी के सिनेमा ने 20वीं सदी के आखिरी दशक तक की स्त्री के संदर्भ में बनी तमाम सीमाओं को तोड़ डाला है। ऐसी फिल्मों में चांदनी बार, लज्जा, चमेली, गर्लफ्रेंड, पेज 3, चीनी कम, हनीमून ट्रेवल्स या लागा चुनरी में दाग, निशब्द, फैशन, लक बाई चांस, इश्किया, लव सेक्स और धोखा, मर्डर 2 और भी बहुत तरीके की मूवीज़ हैं, जिसको द डर्टी पिक्चर है, सात खून माफ़ है, जिस्म 2 है, इश्कज़ादे, हीरोइन, शुद्ध देसी रोमांस, इनकार, साहब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न, रागिनी, MMS। ये बहुत सारी मूवीज़ के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर, आप इनको कॉपी कर लेना। ये आपको जो मैंने लिखा है, जो सब कुछ लिखा है पूरी क्लास में, वो सब कॉपी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस टाइप की मूवीज़ जो हैं ये एक तरीके से प्रमाणित करती हैं कि हिंदी सिनेमा अश्लीलता से बहुत ज़्यादा जुड़ चुका है। अश्लीलता सिर्फ दृश्यों में ही नहीं दिख रही है, बल्कि गानों और नृत्यों में भी दिख रही है। आज आइटम सॉन्ग्स और आइटम नंबर्स में नृत्य की रति मुद्राएं और फैशन ऐसा है जो भारतीय परिवेश में स्वीकार्य है, ठीक है। बीड़ी जलैले और बहुत सारे ये गाने मैंने लिखे हैं यहाँ पर, आप इनको देख लेना, पढ़ लेना, और बहुत से आपने सुने भी होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये सारे अश्लीलता की किस कोटि तक हैं, ये क्वेश्चन आज लास्ट में किया गया है कि इससे क्या साबित करना चाहता है हिंदी सिनेमा हमारा, ठीक है। इसके अलावा इतना ही नहीं है, इस दौर की फिल्मों से गांव के जीवन की समस्याएं कहीं लुप्त हो गई हैं, जबकि भारत गांव का देश है। ऑब्वियसली बात है, मूवीज़ ऐसी बनने लगी हैं कि अब गांव को तो दिखाया ही नहीं जाता। अगर गांव को दिखाया भी जाता है तो बहुत टिप टॉप करके अच्छा सा दिखाया जाता है, क्योंकि लोग वो पुरानी चीज़ें देखना पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से, ठीक है। ये हिंदी सिनेमा का दुर्भाग्य ही है। सन 2000 आते आते हमारा फिल्म माध्यम थोड़ा और उदार हो गया। जिस तरह हमारे समाज में तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, उसी रफ्तार से फिल्मों से ग्राम समुदाय विलुप्त होता चला आ रहा है। तालाब, पीपल के छाँव के बाजार भाव कम हो गए हैं। फलस्वरूप दिल चाहता है कि महानगरीय युवाओं की जीवन शैली हमें प्रभावित करने लगी है, और इसे हम आज का वर्तमान फलसफा स्वीकार करने लगे हैं, ठीक है। वही वाली बात कि अब वो पुरानी चीज़ें कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। आशुतोष राणा जो हैं हमारे, वो कहते हैं कि फिल्मों में जो प्रेम दिखाया जाता था वह भी काफ़ी बदल गया है। कई दशकों से बॉलीवुड फिल्मों ने प्यार की परिभाषा दी, लव ऑफ फर्स्ट साइट, पहली नज़र में प्यार हो जाता है। अनिल कपूर, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, इमरान हाशमी ने शुरुआती दौर में कई फिल्में की जो इस परिभाषा को सिद्ध करती हैं। फिल्म में नायिका से पहली बार गुफ्तगू होते ही नायिका तय कर लेता है कि वह वही है जिसे वो सपनों में देखता है। मतलब सीधी बात है कि इमेजिनेशंस को दिखाया जाने लगता है कि जो चीज़ें आप भी कभी कभी सोचने लगते हो, देखने लगते हो, ठीक है स्टूडेंट। सो आज का जो आपका टॉपिक है यूनिट 2 जो है हमारी हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास, वो ख़त्म हो चुकी है। क्लास के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, या आपको प्रीवियस क्लास नहीं मिल रही है, तो वो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हो। अदरवाइज़ मुझे मैसेज भी आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप लोगों को इस क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट या सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।